नमस्कार, आप देख रहे हैं मेजबान न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार चुनावों की तैयारी चल रही है, चुनाव कौन से हैं? सबसे पहले होंगे पंचायत चुनाव, उसके बाद 2027 के चुनाव होंगे। अब देखना यह होगा कि पंचायत चुनाव की तैयारी तो चल रही है, लेकिन 2027 में कौन किस पर भारी पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अंतिम मतदाता सूची से पहले ही जिलों में मतपत्रों को भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने करीब 60 करोड़ मतपत्र छपवाए हैं, जिन्हें जिलों में भेजा जा रहा है। इस बीच वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का काम भी तेजी से हो रहा है, यानी कि SIR भी चल रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2026 के आसपास प्रस्तावित है। इस बीच विपक्ष के बीच भी जुबानी हमले तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत होगी। सपा के फर्जी PDA की धज्जियां उड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। वहीं एक और 2027 को लेकर अभी से गठबंधन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। खबर यह भी है कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाथ मिला सकते हैं या नहीं, यह भी एक प्रश्न बना हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविरल मलिक, प्रवक्ता है BJP से, और प्रोफेसर HD भारतीय है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर मनोज कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीनों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मनोज कुमार जी आपके साथ है। जो आज हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश, इन दोनों की पार्टियां आपस में हाथ मिलाने वाली थी, ऐसी खबरें आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये दोनों एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव, जो कि बड़े पॉजिटिव पहले लगते थे कि वो आ जाएंगे, मुसलमान जो 20% का मुसलमान वोट है उत्तर प्रदेश में, जो अब तक उनके साथ था, ओवैसी को साथ में लेंगे तो और पक्का हो जाएगा। लेकिन अब शिवपाल यादव ने कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम AIMIM के साथ नहीं जाएंगे। इसे कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? जब कोई भी चुनाव होता है तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और भारत में हम सब जानते हैं कि एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने वोट बैंक होते हैं, और ये इतिहास रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात कीजिए तो वहाँ पे जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके अपने अपने वोट बैंक है, और ये लोग समय समय पे एक लिटमस टेस्ट करते रहता है कि जनता का रुख क्या है, पार्टी के कैडर का क्या रुख है। तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछले मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और जिस तरीके से जनता के बीच में जो इन लोगों ने पॉलिसीज के माध्यम से हर जन जन तक पहुंचने का जो काम किया है, और उसका रिजल्ट में हम सबको देखने को मिला है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हो। लेकिन अभी जिस तरीके से भी बिहार का जो चुनाव का जो रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से वो शुरू में RJD के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो पाई, और फाइनली उन्होंने एक तरीके से कुछ एरिया में सीट्स जीत के आए हैं। तो नो डाउट उनका जो एक जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन और खास करके एक विशेष धर्म को लेके जो आगे बढ़ते हैं, उस आधार पे एक पोलराइजेशन होता है। और उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत का चुनाव और उसके बाद 2027 में वहाँ के विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसमें इस तरीके की जो भी पार्टियां हैं, क्योंकि अब देखिए पिछले 3-3.5 साल से सारे लोग कहाँ थे कहीं नहीं पता चल रहा था, लेकिन अभी जिस तरीके से जितने धर्म गुरु हैं उन सब सारे लोग निकल के आ गए हैं। उनके जो पॉलिटिकल के जो खास करके जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता हैं, वो भी किस तरीके का पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी का एक प्रयोग है, और इस प्रयोग में आगे क्या होगा, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। उसे पता है कि हमारे इंटरेस्ट को कौन फुलफिल करेगा, क्योंकि एक चीज समझना होगा कि आज हर व्यक्ति, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो अपना विकास में अपनी भूमिका चाहता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज कौन सा एजेंडा लेके आ रही है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऑब्वियसली डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। पंचायत चुनाव की भी हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट मुद्दा होता है, लेकिन क्या होता है, जिस तरीके से मनोज जी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गठबंधन कौन किसके साथ आएगा, किसका वोट बैंक जो है कटेगा, किसका नहीं कटेगा,
ये अपने आप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। यहाँ पर मैं भारती जी आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कहा जाता है अब तक कि उत्तर प्रदेश का जो 20% मुस्लिम आबादी है, वो वोट बैंक अब तक जो था वो समाजवादी पार्टी का माना जाता रहा है, लेकिन इस बीच मुसलमानों के साथ साथ यादव भी थे, MY का फैक्टर चलता था, अब PDA की बात आ गई, अब PDA प्लस की बात आ गई। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, क्या इसके बाद जो मुस्लिम वोटर्स जो अब तक समाजवादी पार्टी के साथ होते थे, वो समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर पाएंगे? जी धन्यवाद पूजा जी। देखिए, अभी सब कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले भी बिहार चुनाव में जो ओवैसी जी की पार्टी थी उसने परफॉर्म किया था, 5 सीटें जीती थी, और इस चुनाव में भी 5 सीटें जीता और 8 सीटों पर 2 या तीसरे नंबर पर मिला के रहा है कुल जो है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार चाहे महाराष्ट्र की राजनीतिक जो सिनेरियो है, जो परिस्थितियां हैं, दोनों में काफी अंतर है। तो बहरहाल अभी कुछ भी कहना और ये स्वयं में जजमेंट करना ये बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो भी सेकुलर विचारधारा के लोग हैं उन्हें हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन अभी जो कुछ भी फैसला होगा अभी राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। अभी जो कुछ भी चल रहा है ये तो एक काइट फाइट है, राजनीतिक बातें हैं, ये तो तैरती रहेगी और लोगों के सामने आती रहेगी। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, 6 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी। उसमें जो सामने आई, जो डेटा आया, उसके अनुसार 1,81,00,000 नाम जोड़े गए, लेकिन इसके उलट 1,41,00,000 नाम बाहर कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि 40 लाख नाम पंचायत की लिस्ट में, ड्राफ्ट सूची में वो जोड़ा गया। ठीक है, अब दूसरे फैक्ट पे आते हैं कि जो विधानसभा की जो SIR की जो ड्राफ्ट सूची आई उसमें 12,55,00,000 मतदाता थे, और पंचायत चुनाव की जो सूची आई उसमें जो है 12,69,00,000 मतदाता थे। अब उसमें जो मेन चीज था कि 4,32,00,000 जो मतदाता थे वो निकाय चुनाव के लिए थे जी। तो कुल मिलाकर के 17,01,00,000 मतदाता हो गए पंचायत के लिए। BLO एक ही थे। 2 तरह के डेटा है, विधानसभा के लिए अलग, पंचायत चुनाव के लिए अलग। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसके अलावा चुनाव आयोग ने दावा किया कि अभी 3,62,00,000 हम नाम जोड़ेंगे। तो अगर प्रतिदिन 13,14,000 नाम अगर जोड़ा जाए तब जाकर के 30 दिन के अंदर पूरा होगा। लेकिन 6, 7, 8 जनवरी प्रथम 3 दिन के जो डाटा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को मिलाकर के 1,300 मतदाता जो है जोड़े गए 3 दिन में। अब हमारा ये कहना है कि अब जो बातें सामने आ रही हैं, रिजर्वेशन तो लागू नहीं हुआ, रिवीजन तो हुआ नहीं, अब जो चीजें होने जा रही हैं वो पुराने रोस्टर के ही आधार पर चुनाव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं मिला। न उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसका एक काम था कि पुनरीक्षण करे और रोस्टर को चेक करे और बदले। अब लाखों कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, समाजवादी पार्टी को हो या कांग्रेस BSP को हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का रोस्टर चेंज होगा तो हमें भी राजनीति में अपना करियर आजमाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब तो हुआ नहीं। अब जब नहीं हुआ तो इस तरह से जो भ्रामक सूची चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने जो जारी किया है, उस सूची के आधार पर, जबकि उद्देश्य ये था कि हम मतदाता सूची का जो है क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। वो तो प्रोसेस अभी चल रहा है, वो तो अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। भारती जी वापस आपके पास आऊंगी। अविरल जी, आपने सुना किस तरीके से भारती जी बात कह रहे हैं, आपको इस पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि ओवैसी का समाजवादी पार्टी के साथ ना जाना, क्या ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा? क्योंकि वैसे अगर हम बात करें, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही कहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, AIMIM जो है वो बीजेपी की टीम B है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। तो अविरल जी, किस तरीके से आप जी
अविरल जी। जी नहीं, देखिए, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल परे है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी जी का विषय है, अकबरुद्दीन ओवैसी जी का विषय है, वो कितने सेक्युलर हैं ये तो उनका इतिहास बिल्कुल स्पष्ट रूप से बयां करता है कि किस किस प्रकार के बयान अकबरुद्दीन ओवैसी जी के द्वारा दिए गए और किस तरीके से हिंदुओं के विरुद्ध बयान दिया गया, 15 मिनट वाला बयान दिया गया। तो मैं समझता हूँ वो चीज, इनका इतिहास दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मार्ग पे आगे चलने वाली पार्टी है, विकास के मुद्दे पे राजनीति करने वाली पार्टी है, गरीब शोषित वंचित की राजनीति करने वाली पार्टी है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पे, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे, ग्रामीण विकास के मुद्दे पे जनता हमें वोट देती है, चुनती है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पे जनता के मध्य में हम जाते हैं। उसके साथ साथ जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का और ओवैसी जी के अलायंस का, अब समाजवादी पार्टी क्या करती है नहीं करती है इनका अपना विषय है, लेकिन जहां तक विषय इन दोनों के गठबंधन का, तो जनता सबके विकास के अपने मुद्दे पे अपने बीजेपी राजनीतिक हित होते हैं, उसी हिसाब से गठबंधन बनते भी हैं और टूटते भी हैं। और देखना होगा कि जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ते हैं कौन किसका साथ देता है और कौन किसका साथ छोड़ देता है। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव होने वाले। अब पंचायत चुनाव किस सिनेरियो में हो रहे हैं कि यहां पर 2021 के आरक्षण के हिसाब से चुनाव होंगे, अभी तक जो खबर है। इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना था वो अब तक हुआ नहीं है, और इसी बीच SIR भी चल रहा है। अब आपको मालूम होगा कि कल ही सरकार ने जो है वो 2027 में जो जनगणना होनी है उसकी तैयारी शुरू कर दी है, और 33 सवाल भी बता दिए हैं कि 33 सवाल वो कौन से होंगे जो जनता से पूछे जाएंगे जनगणना के लिए। तो 2027 में जब चुनाव होने हैं, चुनावी बयार बहेगी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त जो है वहां पर जनगणना हो रही होगी। अभी वहां पर पंचायत चुनाव होने हैं तो SIR हो रहा है। ये दोनों सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूजा जी, चुनाव इस देश का एक तरीके से आप समझ लीजिए, चाहे वो देश का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो, पंचायत स्तर का चुनाव हो। आज हमने 78 साल से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया है उसमें इस देश की जनता की बहुत बड़ी भूमिका है, और इस भारत देश की जनता बहुत मैच्योर है। इसलिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि हम जनता को गुमराह कर लेंगे, कोई गठबंधन बना लेंगे, उसको अपीजमेंट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आज की जनता इन सब चीज़ों को नकार चुकी है। और अभी जैसे मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और जिस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था को डे बाय डे मजबूत करने के लिए पूरे विश्व के, आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश के साथ भी एक तरीके से वो कन्फ्रंट की स्थिति में पहुंच चुके हैं और बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है भारत। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता समझ रही है, और ये लोकल चुनाव है, ऑब्वियसली इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। और खास करके उत्तर प्रदेश भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है। मेरा सवाल आपसे मनोज जी अलग था, मेरा सवाल आपसे अलग था। एक बार फिर से दोहराती हूँ, अगर आप समझ पाए और उसका जवाब दे पाए कि अभी 2026 में जब पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो सर पर SIR है, और 2027 में जिस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे तब सर पर होगी जनगणना। अब इन दोनों सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? मेरा सवाल यही था पहले भी, दोबारा आपसे बिल्कुल मैं उस पे आने वाला था। मैं एक थोड़ा सा भूमिका रखा तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है ये एक रूटीन प्रक्रिया है। अब हम सब जानते हैं कि चुनाव तो भारत में हर जगह पे होते रहते हैं, लेकिन इस जो SIR की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया ने जिस तरीके से शुद्धिकरण किया है, मुझे लगता है कि एक जो सिविलाइज जो नेशन होता है उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है कि हमारे वोटर्स कौन है, हमारे मतदाता कौन है, उनकी पहचान होनी चाहिए। और उसमें चुनाव आयोग सफल है और उस तरीके से कर रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं कर रहा है, लगभग देश के हर राज्यों में कर रहा है। अब रही बात, आपने बताया कि 27 में जनगणना होना है, तो देखिए जनगणना हमें पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के बाद से जिस तरीके से डेट बढ़ा और जो हम पैंडेमिक से जूझे उसी के कारण जनगणना को आगे किया गया और अभी 2027 में शुरू होने जा रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं जो 27 का चुनाव है उसमें जो जनगणना है, वो जनगणना में जो जो इंडिकेटर जो फिट किए गए हैं वो देश के जनमानस को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, हर रूप से उसको अवेयर करेगा। और मुझे लगता है कि आज सूचना का तंत्र है और हर व्यक्ति को एक बड़ा जैसे लेमैन सवाल पूछते हैं, वो मेरा सवाल आपसे है, क्या SIR के साथ जनगणना नहीं हो सकती थी? देखिए, ये ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे एज एक एनालिस्ट के रूप में बैठ के बात कर रहे हैं, और अगर मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते अगर कहूँ तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसीज जो होती हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है,
नो डाउट भारत की जो मिशनरीज है वो बहुत ही मजबूत है और इन सब चीज़ों को एक साथ कर सकती है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं अभी घटी और जिस तरीके से सारी चीज़ें, चाहे वेस्ट बंगाल को लेके आप देख सकती हैं, बिहार में जिस तरीके चुनाव के पहले जो हुआ, तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने जो उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के होता है, बल्कि वो नेशन और खास करके राज्य के हित की नहीं होती है, जिसके चलते इस तरीके के लोग गुमराह होते हैं और प्रोटेस्ट प्रदर्शन करते हैं और इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, सवाल खड़ा करना लोकतंत्र में जायज है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन 77-78 साल से जिसको हम बना के लेके चल रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया, अगर आप हर इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा कीजिएगा तो मुझे लगता है कि शायद फिर ये जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, इंस्टीट्यूशन पे सवाल नहीं है, ये एक जर्नल, एक जो आम आदमी के मन में सवाल आता है, जो मेरे मन में सवाल है, जो हमारे कैमरामैन के मन में सवाल होगा, जो मेरी टीम के मन में सवाल होगा कि एसआईआर तो चल रहा है भाई, जनगणना भी करा लेते, जो कागज हम अभी इकट्ठे कर रहे हैं फिर अगले साल फिर ढूंढने पड़ेंगे, 33 सवाल जो आपने अभी जारी किए वो थोड़े टाइम पहले कर देते तो उसका जवाब लगे हाथ दे देते। ये एक आम आदमी के मन में सवाल आता है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। एनीवेज, यहाँ पर मैं अविरल जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जब एसआईआर हुआ, एसआईआर में करीब 3 करोड़ जो है वो वोटर्स के नाम कट गए, और वोटर्स के नाम कटे तो ये बात सामने आई कि सबसे ज्यादा नाम जो कटे हैं उनमें टॉप 10 जो जगहें हैं वो बीजेपी से वोटर्स की हैं, बीजेपी वोटर्स की है, जहां पर बीजेपी प्रमुखता से जो है वो रहती है। लेकिन अब यहां पर जनगणना की बात आ रही है। जनगणना के बाद आप ये सोचिए कि डेमोग्राफी उत्तर प्रदेश की कितनी बदली है, ये तस्वीर भी सामने आएगी, ये भी बताएगी कि कौन किसकी तादाद बड़ी है, किस जाति की, किस धर्म के रहने वाले लोगों की जो है बड़ी है और किसकी कम हुई है। तो क्या ये भी जो है चीजें इफेक्ट करेंगी? क्या डेमोग्राफी जो बदलेगी उसके हिसाब से भी जो है आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? जी देखिए, हमारी पार्टी तो बेसिकली विकास के मुद्दे पे ही जनता के मुद्दे में जाती है। और रही बात जहां तक आपका सवाल है डेमोग्राफी का, तो डेमोग्राफिक चेंज पर्टिकुलर लोगों के द्वारा जो किया गया वो एक अलग विषय है। और वेस्टर्न यूपी में बड़ा डेमोग्राफिक चेंज दिखता है ग्राउंड लेवल पे, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए। मैं किसी आंकड़े के आधार पे पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली दिखता है जमीनी स्तर पर अगर जाके देखा जाए। और रही बात जहां तक विषय है एक तरीके से एसआईआर का, तो एसआईआर कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। तो एसआईआर क्या है? एसआईआर तो बिल्कुल सिंपल है, जिसकी 18 साल की आयु हो जा रही है उसका नाम जोड़ दिया जा रहा है, देहांत जिसका हो रहा है उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है, और वोटर लिस्ट को अपडेट और अपग्रेड करने का काम किया जा एक तरीके से किया गया। और जहां तक विषय है पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए एसआईआर की ही या शुद्धिकरण की विशेषकर, तो इस देश में, इस मुल्क में 9वीं बार शुद्धिकरण का कार्यक्रम हुआ, ये भी सभी के मध्य में है, आप सबके मध्य में है। तो बावजूद इसके विपक्ष जो करता है, एक नैरेटिव सेट करने का काम करता है, वो निश्चित रूप से करता रहे। जनता सब देखती है, बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली मैच्योर है, और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में हमें वोट दी, चलिए ये कह सकते थे कि पहली बार वोट मिल गई, एक तरीके से बहका करके वोट ले ली, लेकिन पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दी, तो वो मोहर लगाने का और साबित करने का काम करती है कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के मध्य में जाते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जनता अपनी राय कैसे व्यक्त करती है, जनता अपनी राय सोशल मीडिया पे व्यक्त करती है, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा माध्यम नहीं है। 100% जनता उस माध्यम से अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाती है। एक साथ जो जनता अपनी राय व्यक्त करती है वो चुनाव में करती है, और जो चुनाव में अपनी वोट के माध्यम से जो आशीर्वाद देती है, और जो हमें आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसका अर्थ है जनता की राय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो बीजेपी का विकास कार्य है उनके प्रति आस्था है, लगाव है, आशीर्वाद है जनता का। जी, तो निश्चित रूप से मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो हमेशा कहते हैं कि कुछ भी शाश्वत नहीं होता, अगर शाश्वत है तो वो यही है कि सब कुछ बदलता है, यही सत्य शाश्वत है। और राजनीति की बात करें उत्तर प्रदेश में भी तो यही चीजें हमें देखने को मिली है। यहां पर समाजवादी पार्टी जब कभी एमवाई की बात करती थी, मुस्लिम यादव की बात करती थी, अब वो बात करती है पीडीए की भी, अब वो बात करती है ब्राह्मण की भी। अब जो बदलती डेमोग्राफी है, अब जो वक्त की नजाकत है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, डेमोग्राफी तो ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की है भाई। जब कभी कोई जातीय जनगणना हुई नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी क्या नैरेटिव रखती है, आप क्या नैरेटिव रखते हैं, हम तो सीधा सा एक सवाल पूछ रहे हैं। एक समय मैं यही बता रही हूँ, जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अखिलेश जी खड़े हैं,
और कभी जब उनकी सरकार हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी की आपकी सरकार हुई थी, तब उनके ऊपर लाठी डंडे मारे गए थे। अब वो बयार बदली है, वो उनके सपोर्ट में आ गए। तो बदलते वक्त की नजाकत यही होती है, यही आपसे जानना चाह रही हूँ। अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होगा? पूजा जी, अब इसमें शंकराचार्य का टॉपिक ले आने से विषयांतर हम लोग हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर एसआईआर में त्रुटियां हुई हैं, ड्राफ्ट सूची जो जारी हुई उसमें 2,89,000 लोग, 2,89,00,000 बाहर हुए, तो अब बीएलओ एक ही थे। दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट, पंचायत चुनाव के लिए अलग और विधानसभा के लिए अलग सूची आई। तो जब हमने ऑब्जेक्शन किया, समाजवादी पार्टी जब इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, हम पूछ रहे हैं जवाब चुनाव आयोग से, और जवाब जब भारतीय जनता पार्टी दे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो राग अलापा जा रहा है यहाँ गलत है। देखिए, बिहार में 65 लाख लोग बाहर हुए, लेकिन उसमें कितने घुसपैठिए थे, कितने लोगों ने डेमोग्राफी चेंज किया, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो ये डेमोग्राफी का ये जो केवल ये काल्पनिक बातें हैं, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक डेमोग्राफी ये सब बातें जो है ये कोई उसका आधार नहीं है। दूसरी चीज देखिए, अब योगी सरकार का 9 साल पूरा हो चुका है, 10वें में हम प्रवेश कर गए हैं। यह सरकार रोजगार, महंगाई और ग्रामीण विकास के नाम पर चलिए, ये पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जो इस साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसमें तमाम चीजों के जवाब जो है वो जनता खुद ही दे देगी, क्योंकि वही जनता है जो घर से बाहर सब्जी लेने निकलती है तो उसको पता चलता है कि महंगाई हुई है कि सस्ता हुआ है, और सस्ता हुआ है तो क्यों हुआ है, महंगा हुआ है तो क्यों हुआ है। ये तमाम चीजें जनता ही तय करेगी। जब वोट देने निकलेगी तो उसके दिमाग में तमाम चीजें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविरल जी, भारती जी, मनोज जी, आपका हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल वक्त नहीं है कि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।